हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पार्कल विद ज्योति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है ज्योति और मैं 7 साल से कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ और स्पेसिफिकली स्वीडन के टॉपिक पे, बिकॉज मैं 9 साल से स्वीडन में रह रही हूँ और हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना चुकी हूँ। सो कैसे आ सकते हैं आप वहाँ पे, क्या तरीके हैं आप यूज़ करके स्वीडन में आ सकते हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है स्वीडन में आने का। और मैं 9 साल से मैंने हर एक फ़ेज़ स्वीडन का देखा है और मतलब आना चाहिए नहीं आना चाहिए, स्कूलिंग, बच्चे, घर, इनकम, जॉब, बिज़नेस, सब साइड से मैं ज़िंदगी जी चुकी हूँ स्वीडन में। तो मैंने सोचा कि मैं बेसिक से शुरू करती हूँ और मुझे काफ़ी लोग इंडिया से बोलते हैं कि मतलब उनको हिंदी में वीडियो सुनना है और उनको मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे अनुभव उनको जानने में मज़ा आएगा कि उनको उनका लाइफ का डिसीजन लेने में आसानी होगी कि उनके लिए स्वीडन में आना सही है नहीं है। तो इसके वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे इन एनी वे। द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो टुडे इसकी मतलब अगर अभी 2025 में अगर मैं स्वीडन में आती हूँ तो मैं क्या अलग करूँगी, क्या सही क्या गलत मैंने सीखा है स्वीडन में 9 साल में, जिससे कि मुझे मतलब काफ़ी लर्निंग्स मिली है और मुझे अंदाज़ा आया है अभी कि अगर मैं इतना रिसर्च करती या फिर मुझे शुरू में पता होता। मैं आई थी 2016 में स्वीडन में और तभी मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो आई वॉज़ ब्लाइंड फोल्डेड मतलब में आई थी। तब मुझे कुछ पता नहीं था और तभी इतने यूट्यूब चैनल्स भी नहीं थे जो स्वीडन के बारे में बात करते थे। आई थिंक मैं मतलब पहली होंगी जिसने स्वीडन के बारे में बात करना शुरू कर दिया और स्वीडन पे यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, बिकॉज़ मुझे लगा कि जो गलती मैंने की है वो कोई और ना दोहराए। सो यस, तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं अभी 2025 साल मैं स्वीडन में जाती हूँ तो मैं क्या अलग करूँगी और इससे आपको अंदाज़ा आएगा, तो आप ये मिस्टेक्स या फिर आप ये गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं और आप अपना लाइफ अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे से जी सकते हैं अगर आप स्वीडन में आ रहे हैं तो। सो बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये है, और ऑफ कोर्स ये बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट, दिस इज़ नॉट माय यूजुअल सेटअप। मैं अभी इंडिया में आई हुई हूँ छुट्टियों में और तो मेरा ये यूजुअल सेटअप नहीं है। तो आप बोलेंगे अरे ये तो स्वीडन के बारे में वीडियो बना रही है इंडिया में बैठ के, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी गर्मी की छुट्टियाँ होती है, मेरी बेटी को भी स्कूल को छुट्टी है, तो हम अभी आए हैं इंडिया और जल्द ही मैं स्वीडन जाऊंगी। तो कंटिन्यू कर सकते हैं देखना, आप मेरे पहले वीडियोस भी देख सकते हैं, मेरे काफ़ी वीडियोस हैं और मैं काफ़ी चीज़ों पे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बनाती हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। मैं सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ पे दे दूँगी, तो आप लेटर ऑन यू कैन चेक। सबसे पहले तो ये है कि मैं अगर इंडिया से स्वीडन जाती हूँ इस टाइम पे, तो सबसे पहले तो मैं मेरा माइंडसेट ठीक से करके जाऊँगी, बिकॉज़ हम पले बड़े इंडिया में हैं। हमको जो भी परवरिश मिली है, जो भी सोसाइटी ने हमको सिखाया है, माँ बाप ने सिखाया है, तो वो सब काफ़ी अलग है स्वीडन जाने के बाद। तो अगर आपके पूरे हमारा क्या होता है लेकिन हमको इतना सिखाया है कि ओके पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके ही आप आगे जा सकते हैं, पढ़ाई करके ही आप पैसे कमा सकते हैं और ज़्यादा काम करने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इन्जॉय ज़्यादा मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो, खेलकूद में ध्यान मत दो। ये सब चीज़ें हमको सिखाई हुई हैं, वो कम्प्लीटली अलग है स्वीडन में जाने के बाद। और अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और वो धक्का पचाने में काफ़ी साल लग जाएंगे और आप गलतियाँ करते जाएंगे। तो सबसे पहला माइंडसेट तो मैं ये बोलूँगी आपको कि अगर आप जो भी करियर कर रहे हैं इंडिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ कोर्स अगर आप टेक्निकल फील्ड में है जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आप ये फील्ड में हैं तो आपको आईटी सॉफ्टवेयर में जॉब मिल जाएगी, जिसके लिए भाषा स्वीडिश लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई और फील्ड से है, मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज है, दूसरे कोई भी फील्ड, और अगर आप डॉक्टर भी हैं और अगर आप टीचर हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए जिसमें भाषा आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है तब आपको दिक्कत आती है। जैसे मैं मार्केटिंग फील्ड से हूँ तो मुझे काफ़ी दिक्कत आई विदाउट लैंग्वेज, और हम बड़े बड़े नहीं हैं स्वीडन में, हम इंडिया से हैं, तो वो जो रोल आता है टंग में या फिर जो उनके ABCD भी उनकी काफ़ी अलग है, उनके जो प्रोनाउंसिएशंस है वो आपको नहीं आते। और अगर आप 20s में जाते हैं तो अलग बात है, ऑफकोर्स आप सीख सकते हैं, आपको एक अलग एनर्जी होती है, आप फास्ट पिकअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 30s में जाएंगे, जैसे मैं गई थी, मैं 31 में गई थी स्वीडन में, तो
मेरे लिए काफ़ी दिक्कत हो गई थी भाषा सीखने में, बट ऑफकोर्स अभी मैं सीख गई हूँ तो अभी मुझे आता है, समझ में आता है, बात करने में आता है, दैट्स ओके। बट करियर वाइज आपको मैगज़ीन्स, अखबारों में और वेबसाइट्स पे ऐसे लिख के मिलेगा कि स्वीडन में सभी लोग इंग्लिश बात करते हैं, बट दैट इज़ नॉट द एंटायर रियलिटी। सिर्फ पेपर पे आप बोल सकते हैं कि सब इंग्लिश बात करते हैं, बट अगर आप कोई भी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, आप किसी दुकान में जा रहे हैं, आप मेडिकल क्लिनिक में जा रहे हैं, आप ट्रैम में ट्रैवल कर रहे हैं, आप फ्लाई कर रहे हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो आपको स्वीडिश भाषा ही बोलनी पड़ती है। सभी वही बातें करते हैं, वही भाषा में बात करते हैं। तो समझना जल्द से जल्द ज़रूरी है। इस माइंडसेट के बारे में जब बात कर ही रहे हैं तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि आप डिसाइड करके जाओ शुरू में कि आपको लॉन्ग टर्म रहना है या फिर शॉर्ट टर्म रहना है। काफ़ी लोग जैसे हम एक लोग, जो मैंने गलती की वो थी कि हमने सोचा कि चलो हम 2-3 साल के लिए चले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। बिकॉज क्या होता है कि आप हमेशा, मतलब आप पूरी तरह से 100% वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते, बिकॉज आपको हमेशा दिमाग के पीछे आपको पता है कि आपको इंडिया ही वापस जाना है। लैंग्वेज क्यों सीखना है, इंटीग्रेट जो है स्वीडिश कल्चर में क्यों होना है, बिकॉज एनीवेज हमको वापस ही जाना है। तो ये जो डिसीजन डिले मतलब अभी भी हमारा डिसीजन नहीं हुआ है, तो इतना जो इनडिसीजन है हमारा, दैट इज़ वेरी हार्मफुल आपके करियर के लिए, आपके खुद के लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, आपके बच्चों के लिए, सब कुछ। बिकॉज अगर आप आपको अगर क्लैरिटी है कि नहीं, मैं वहीं पे सेटल होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, मेरे बच्चों को भी मुझे वहीं सेटल करना है, तो आप डे 1 से आप तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली मेंटली। अगर आपको पता है कि मुझे वहीं रहना है तो हम हर एक तरीके से वैसे बिहेव करेंगे। हम सेविंग्स में भी वहाँ पे करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, बच्चों का पालन पोषण जो है वहाँ पे उस कल्चर से, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट मैच स्वीडिश कल्चर, बट हमारा खुद का जो भारत का कल्चर है, अपनी जो संस्कृति है वो हम कभी नहीं भूल सकते। हम उसमें पले बड़े हैं, तो मैं वो नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट आप करियर वाइज और हर एक डिसीजन उस पर मैटर करता है। तो सबसे पहले आप तो वही डिसाइड करो कि आपको 2-3 साल घूम के आना है या फिर हमेशा के लिए रहना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, सो दैट आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपके बच्चों को आपको स्वीडिश स्कूल में डालना है, इंग्लिश स्कूल में डालना है, क्या इन्वेस्टमेंट्स करना है उनके फ्यूचर के लिए। बिकॉज आपको क्लियरली पता है कि स्वीडिश का एजुकेशन और इंडिया का एजुकेशन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्वीडन में जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 6 साल तक कुछ भी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता, सिर्फ डे केयर होता है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, खाते पीते, सोते हैं, खेलते हैं और वापस आ जाते हैं। तो जो ABCD मैथ्स जो भी है वो कुछ भी नहीं होता। और हमारे यहाँ पे तो 2 साल से ही बच्चे ट्यूशन्स और डे केयर और प्री स्कूल वो सब जाते हैं। तो फिर आपको वो डिसीजन लेने में आसानी होगी। बिकॉज अगर आप ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बेटी अभी 8 साल की है, अगर मैं अभी सोचूँ कि अभी मुझे इंडिया आना है तो उसको काफ़ी दिक्कत होने वाली है टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। बिकॉज उसको एक तो सबसे पहले शुरू होगी कि उसको क्लास में बैठने की आदत ही नहीं है। यहाँ पे स्वीडन में ज़्यादा आउटडोर्स बच्चे होते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, खेल कूद होता है, म्यूज़िकल इंटरेस्ट होते हैं, तो काफ़ी अलग है स्वीडन। तो वो अगर आपके बच्चों को वो बचपन से, मतलब जब आई थिंक कि 1 साल से लेकर 7 साल तक आपका फाउंडेशन एज होता है बच्चों का, तो उस एंगल से आपको सोचना पड़ता है। तो ये मेरा पहला टिप है कि आप डिसाइड करो कि आपको कितने समय के लिए आप स्वीडन जा रहे हैं और आपका क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान, राइट। तो वो मैंने सबसे पहली गलती की। सेकेंड थिंग इज़ ऑफकोर्स चूजिंग अ करियर। तो हम क्या सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो मतलब मूर्ख थी, मैंने इतना रिसर्च नहीं किया था और मैं काफ़ी करियर ओरिएंटेड लड़की हूँ, मैं कभी भी घर पे बैठी नहीं हूँ। मैंने काफ़ी एजुकेशन किया है, काफ़ी हाई प्रोफाइल ब्रांड्स और हाई पोजीशंस पे काम किया हुआ है इंडिया में। बैंगलोर में मैं रीजनल मैनेजर थी जाने से पहले यहाँ से स्वीडन। तो मेरे लिए घर पे बैठना या फिर रीस्टार्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बिकॉज मैंने खुद ज़िंदगी के 24 साल काफ़ी काम किया है अपने करियर पे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, क्लाइंबिंग द लैडर जो बोलते हैं कि मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, जो भी पोजीशंस अचीव किए हैं उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। और स्वीडन में जाना मतलब पुशिंग द रीस्टार्ट बटन। इट्स लाइक कि आपको लगता है कि आप पुनर्जन्म लेके वापस अपना करियर और आप वापस अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं, और वो मेरे लिए हज़म करना काफ़ी डिफ़िकल्ट गया। ऑफ कोर्स अभी के जो यंग लोग जो आ रहे हैं, जो यंगर जनरेशन है, जो 20s में हैं, जो पढ़ाई करने के लिए आते हैं और वहीं पे सेटल होने का प्लान होता है, उनका माइंडसेट अलग है। बिकॉज उनको
काफ़ी रिसर्च किया हुआ है इंटरनेट से, काफ़ी दोस्त हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ ईजिली अवेलेबल नाउ, तो उनको काफ़ी कुछ अनुभव है, तो उनको पता है। और एक 20s में एक अलग एनर्जी होती है कि चलो देखते हैं, करते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन 30s के बाद जब बच्चे आते हैं तो आपको काफ़ी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी विचार करना पड़ता है, काफ़ी सोच विचार करके करना पड़ता है। आप ऐसे ही उठ के कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। तो ये है कि आप करियर के बारे में सोच के आना, कि अगर आप सोच रहे हैं कि स्पेशली मैंने काफ़ी, अभी मैं कंसल्टिंग भी करती हूँ, मैं कोचिंग करती हूँ, जो इमिग्रेंट लाइक इमिग्रेंट, आई एम अ इमिग्रेंट कोच। तो काफ़ी लोग मेरी सर्विसेज बुक करते हैं और मुझे पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड आता है एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट और उसके साथ उसकी बीवी, यूजुअली लाइक 99% ऑफ द केसेस लाइक मेन आते हैं, पुरुष आते हैं और उनके साथ जो उनकी बीवियां हैं वो डिपेंडेंट वीज़ा पे आती हैं और वो काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे यहाँ पे हैं। उनको एक आध लाख सैलरी होती है और HR या फिर डिफरेंट फील्ड से होती है, और हस्बैंड के साथ ऑफ कोर्स वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आती हैं टू सेटल इनटू स्वीडन। और उन आने के बाद उनको रियलाइज़ होता है, अरे मेरी तो अच्छी खासी नौकरी थी, मेरा सब कुछ अच्छा था, मुझे फ्रीडम था, मैं कार चलाती थी और मैं अच्छा करियर मेरा था, मैं क्यों आई स्वीडन में। और ऑफ कोर्स स्वीडन में आने के बाद ना कोई पहचान वाला होता है, ना कोई दोस्त होते हैं, तो इनिशियली आपको काफ़ी समय, अभी मेरा अच्छा हो गया है, लाइक मुझे काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, मैं काफ़ी बाहर जाती हूँ, मुझे स्वीडिश फ्रेंड्स भी हैं, मैं काफ़ी घुल मिल गई हूँ 9 साल से। लेकिन अब शुरू में जब आते हैं तो आपको कोई पता नहीं होता, और इमेजिन कि आप डेली जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, आप सडनली घर पे बैठ गए हैं और सिर्फ खाना पका रहे हैं और बच्चों को संभाल रहे हैं और शांत है, कहीं पे आना जाना नहीं है, किसी से बात नहीं है। तो इमेजिन काफ़ी जो लेडीज़ हैं वो डिप्रेशन में गई हैं, और मुझे काफ़ी लोगों ने मुझसे बात भी की है और मैंने उनको काफ़ी समझाया है। लेकिन स्वीडन में आपको कोई परोस के नहीं देने वाला, या फिर आपको कोई आरती लेके नहीं आने वाला कि चलो चलो हम आपके दोस्त बन जाते हैं। आपको खुद स्टेप लेना पड़ता है, आपको खुद को मोटिवेट करके इनिशिएटिव लेना पड़ता है, लोगों को घर बुलाना पड़ता है और खुद फ्रेंडशिप्स करनी पड़ती हैं। तो वो एक है कि अगर आप सोचेंगे कि नहीं, जो करियर मैं इंडिया में कर रही थी वही करियर मैं कंटिन्यू करूँगी, तो वो सबसे बड़ी गलती है जो मैंने की। और ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आपको करियर चेंज का ऑप्शन है, आप उसको, ये टॉपिक को आप लाइक नेगेटिवली देख सकते हैं या पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। नेगेटिवली ये है कि अगर आपको आपका करियर पसंद था इंडिया में, और आपको आपका सैलरी जो आती है मंथली, आपका जो इंडिपेंडेंस है, आपका जो फ्रीडम है एज अ वुमन, और आपको जो वो खुशी मिलती है वो आपको नहीं मिलती स्वीडन में, बिकॉज आप करियर वही कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन पॉजिटिवली ये है, काफ़ी समय ये भी होता है कि हम जो करियर चूज़ करते हैं इंडिया में वो पैसे कमाने के लिए करते हैं, राइट, लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वट एवर इट इज़। तो आपको स्वीडन में आने के बाद एक सेकेंड करियर का चांस मिलता है, आप आपका करियर स्विच कर सकते हैं। अगर आप 2 साल इन्वेस्ट करके लैंग्वेज सीख लें तो आप नर्स बन सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, आपको मतलब 12 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, आप कोई भी और फील्ड चूज़ कर सकते हैं। लेकिन द ओनली थिंग इज़ कि आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि स्वीडन में कौन से जॉब्स डिमांड में हैं। फॉर एग्जांपल उनके पास काफ़ी मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, फिर न्यूट्रिशनिस्ट हो गया, देन डॉक्टर तो ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते बिकॉज उसके लिए लंबा एजुकेशन है। लेकिन ऑल दीज फील्ड्स, यू गेट व्हाट आई मीन, ये सारे फील्ड के उनके पास शॉर्टेज है, तो आप वो फील्ड में डेफिनेटली एंटर करके आप रीस्टार्ट कर सकते हैं और कमा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कोई आपको बताता नहीं है कि मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऑफ कोर्स मैं आपको गारंटीड, मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप मुझे कोई भी दिखा दो जो आके बोले, चैलेंज करे मुझे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मैं सही नहीं बोल रही हूँ, तो आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज मैंने 9 साल से वहाँ पे रह के मैं ज़िंदगी जी चुकी हूँ। और ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो ये नहीं बोल सकते कि मतलब कि जो आदमी मज़ा कर रहा है वो खुश है और मैं आपको अलग कुछ बोल रही हूँ।
हर एक का तरीका अलग होता है, हर एक का जो ज़िंदगी जीने का सपने जो हैं, ज़िंदगी जीने के सपने जो हैं वो अलग होते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मुझे काफ़ी लोगों में रहना पसंद है। मैं बचपन से मेरे फैमिली में ही अगर हम अंकल आंटी सब एक साथ आए तो 100 के ऊपर हम लोग हैं, तो मैं कभी अकेली रही नहीं हूँ। तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कत हुई जब मैं वहाँ पे गई कि मुझे लोग ही नहीं है बात करने के लिए, और मुझे काफ़ी बात करने की आदत है और मुझे लोग चाहिए नज़र के सामने। तो एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए स्वीडन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अगर आपको बस आप खुश हैं, एक चाय पी लो, मस्त लैपटॉप पे काम करो, घर पे रहो, बस वीकेंड पे बाहर जाओ, थोड़ा सा फैमिली लाइफ एंजॉय करो, कोई चिक चिक नहीं है, कोई जज करने वाला नहीं है, सास ससुर नहीं है, लाइक नो फैमिली और नो सोसाइटी टू जज यू। बेसिकली लाइक फ्रीडम अगर बोलें तो मतलब लेडीज़ के लिए वो सब अच्छा है, सेफ्टी है, मतलब कंपैरेटिवली आप मस्त रात को भी जा सकते हैं बाहर, और मतलब काफ़ी लाइक शांत जगह है स्वीडन। तो बेसिकली क्या है कि कोई लोग जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए स्वीडन नहीं है। स्वीडन काफ़ी शांत है और आपको दोस्त बनाने पड़ते हैं। और इंट्रोवर्ट के लिए लेकिन हेवन है। इंट्रोवर्ट काफ़ी इन्जॉय करते हैं, उनको मतलब अच्छा लगता है, एकदम शांत लाइफ, कोई टेंशन नहीं, ट्रैफिक नहीं, पोल्यूशन नहीं, नल खोलो तो गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है, और जब आप चाहें तब वो चीज़ें कर सकते हैं। लाइक नेचर इज़ अमेजिंग, आप नेचर में जाके वॉक ले सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वेदर का एक अलग इशू है, वहाँ पे सन का काफ़ी प्रॉब्लम है। लाइक सूर्योदय होता ही नहीं है, लाइक इट्स वेरी वेरी रेयर। और समर भी जो बोलते हैं हम 3-4 महीने का, उसमें भी बहुत कम दिनों में सन लाइक आता है और आपको उस वेदर से एडजस्ट करना पड़ता है। काफ़ी ठंड होती है। सो बेसिकली अक्टूबर के बाद जो ठंड होती है वो मार्च अप्रैल तक चलती है, और स्नो होता है और काफ़ी ठंड वहाँ पे है। तो ये सब ऑफ कोर्स, बट वेदर इज़ अ थिंग कि आप इट डिपेंड्स कि आपको मतलब कौन सा वेदर पसंद है, बारिश पसंद है या फिर थोड़ी ठंड आप अगर पसंद है, तो दैट्स इज़ ओके। तो वेदर का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला माइंडसेट एंड करियर, ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। और ऑफ कोर्स मुझे ये वीडियो लंबा नहीं बनाना है, बिकॉज़ किसी को भी आजकल टाइम नहीं है लंबे वीडियो देखने के लिए। तो मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ये दो तीन पॉइंट पे मैंने जो बात की है इस वीडियो में, आप उसके ऊपर गौर कीजिए, आप सुनिए, और मैं डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगी, बिकॉज़ 9 साल का अनुभव है, इतनी सारी चीज़ें हैं, मैं घंटों घंटों बात कर सकती हूँ उसके ऊपर, लेकिन ऑफ कोर्स किसी को टाइम नहीं है आजकल सुनने के लिए। तो मैं शॉर्ट रखूँगी, आप ये सुनिए एंड देन स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और या प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने ख़ास वीडियो मेरे इंडियन फ्रेंड्स के लिए बनाया है जिनको हिंदी आती है और जिनको पूरी तरह से जो मैं इंग्लिश वीडियोस बनाती हूँ वो समझ में नहीं आता। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वीडियो एज अ टेस्टिंग वीडियो, कि अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो ही मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँगी, अदरवाइज़ ऑफ कोर्स मैं इंग्लिश में स्विच कर दूँगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।